मैथ का है कहाँ कर लो। हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने वायुदाब के बारे में पढ़ा कि वायुदाब किसे कहते हैं, वायुदाब को मापने की इकाई क्या है और वायुदाब को किन यंत्रों द्वारा मापा जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि वायुदाब का विश्व वितरण, वायुदाब विश्व के किन स्थानों पर अधिक पाया है और किन स्थानों पर वायुदाब कम पाया जाता है। देखिए ये है 0 डिग्री अक्षांश विषुवत वृत्त पर निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है, जिसके कारण इसे विषुवतीय निम्न अवदाब क्षेत्र भी कहते हैं, इक्वेटोरियल लो भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ वायुदाब निम्न है। अगर हम ऊपर चलते हैं हम क्या है, ये 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर वायुदाब उच्च वायुदाब क्षेत्र विद्यमान है, जिसके कारण 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाले क्षेत्र को उपोष्ण उच्च वायुदाब क्षेत्र कहते हैं। ऊपर चलो, 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर निम्न वायुदाब क्षेत्र विद्यमान है। यहाँ पर वायुदाब निम्न है, जिसके कारण इस क्षेत्र को 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश वाले क्षेत्रों को अधोध्रुवीय निम्न दाब पट्टी भी कहते हैं, बेल्ट। इससे ऊपर चलते हैं, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये क्या है, उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पर फिर से वायुदाब कैसा हो जाता है, वायुदाब उच्च हो जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र को हम क्या बुलाते हैं, ध्रुवीय उच्च वायुदाब पट्टी। तो ये था वायुदाब का विश्व वितरण कि विषुवत वृत्त पर कैसा क्षेत्र है वायुदाब का, निम्न वायुदाब क्षेत्र। फिर ऊपर चलते 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर इक्वेटर पर वायुदाब निम्न है, तो इसके साथ साथ 30 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर वायुदाब कैसा है, उच्च। फिर ऊपर 60 डिग्री उत्तरी और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर देखते हैं तो वायुदाब कैसा है, निम्न। और फिर ऊपर चलते हैं 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर वायुदाब कैसा हो जाता है, उच्च, जिसके कारण हम इन्हें अलग अलग नामों से बुलाते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो उच्च वायुदाब बेल्ट है, पट्टी है या निम्न वायुदाब बेल्ट है, ये क्या है, स्थिर नहीं होती, ये परिवर्तनशील है, ये अस्थिर है। क्यों, इसका कारण क्या है, इसका कारण सूर्य की किरणों का विस्थापन, सूर्य की किरणों के विस्थापन से ये जो बेल्ट है, उच्च वायुदाब बेल्ट या फिर निम्न वायुदाब बेल्ट, ये भी परिवर्तित हो जाती हैं, जिसके कारण सूर्य की किरणों के विस्थापन के कारण ही अगर हम उत्तरी गोलार्ध में देखें तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में जो ये बेल्ट है, ये नॉर्थ की तरफ वायुदाब बेल्ट, वायुदाब पट्टी, देखिए ग्रीष्म ऋतु में तो हो जाती है नॉर्थ की तरफ और शीत ऋतु में साउथ की तरफ विक्षेपित हो जाती है। तो ये था समुद्र तल वायुदाब का विश्व वितरण की किस अक्षांश पर कैसा वायुदाब पाया जाता है। और ये जो वायुदाब है, ये जो वायुदाब बेल्ट है, वायुदाब पट्टी है, ये स्थिर नहीं है, ये परिवर्तनशील है, स्थिर है। इसका कारण सूर्य की किरणों का विस्थापन होना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विंड्स। विंड्स मीन्स पवने। क्या होती है पवने, पहले भी मैंने बता दिया था कि क्या होती है विंड्स मीन्स। देखिए पवने, हॉरिजॉन्टल गतिशील वायु ही पवने कहलाती हैं। जो वायु इस तरह बह रही है हॉरिजॉन्टली, चाहे लेफ्ट टू राइट है या राइट टू लेफ्ट है, तो हॉरिजॉन्टली जो गतिशील वायु है वही पवने कहलाती है। पवनों की गति को प्रभावित करने वाले 3 कारक है, पवनों की गति और पवनों की दिशा को प्रभावित करने वाले 3 कारक है। फर्स्ट क्या है, दाब प्रवणता। दाब प्रवणता क्या है, सुनिए, 2 स्थानों के बीच वायुदाब के अंतर को दाब प्रवणता कहते हैं। तो दाब प्रवणता में अंतर क्या उत्पन्न करेगा, दाब प्रवणता में अंतर पवनों की गति और दिशा को प्रभावित करेगा। देखिए जब समदाब रेखाएं भी मैं बता चुकी हूँ, ऐसी काल्पनिक रेखाएं जो समान दाब वाले स्थानों को आपस में मिलाती हैं। समदाब रेखाएं अगर पास पास होंगी तो दाब प्रवणता अधिक होगी
और अगर समदाब रेखाएं दूर दूर होंगी तो दाब प्रवणता कम होगी, और दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों की गति भी उतनी ही अधिक तीव्र होगी, और दाब प्रवणता जितनी कम होगी पवनों की गति भी उतनी ही कम होगी। तो फर्स्ट क्या है, दाब प्रवणता पवनों की गति को प्रभावित करने वाला पहला कारक है। सेकंड क्या है, घर्षण बल। देखिए अगर हम बात करते हैं सेकंड जो है घर्षण बल, हमारे पृथ्वी के पास, एक मिनट रुको बेटा तब तक मैथ का कर लो, ठीक है अभी होने वाला है। देखिए सेकंड क्या है, घर्षण बल। घर्षण बल हमारे पृथ्वी के निकट, धरातल के निकट घर्षण बल अधिक होता है। अगर हम बात करते हैं हमारी पृथ्वी से 1 से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर घर्षण बल अधिक है, लेकिन समुद्र तल पर घर्षण बल कम है। समुद्र की जो सतह है वहां पर घर्षण बल कम होता है, और घर्षण बल जितना अधिक होगा पवनों की गति भी उतनी ही अधिक होगी। तो सेकंड क्या है, घर्षण बल भी पवनों की गति को प्रभावित करता है। थर्ड क्या है, कोरियोलिस बल। इसके बारे में पहले भी आ चुका है। क्या बल है, ये एक आभासी बल है। यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो इस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में पवनें अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये जो बल है कोरियोलिस बल, इसके बारे में सबसे पहले 1844 में फ्रांस के एक साइंटिस्ट थे फेरल, उन्होंने इस बल के बारे में बताया था, जिसे फेरल्स लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बल है कोरियोलिस बल, ये इक्वेटर पर बिल्कुल नहीं होता। देखिए भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल बिल्कुल नहीं होता, और लेकिन ध्रुवों पर कोरियोलिस बल अधिकतम होता है, उच्च होता है। देखिए और ये जो पृथ्वी का जो देखिए दाब प्रवणता, ये जो बल है कोरियोलिस बल कहाँ काम करता है, दाब प्रवणता के समकोण पर। और जो दाब प्रवणता है, ये आपको अच्छे से रिमाइंड रखना है, याद रखना है, कोरियोलिस बल दाब प्रवणता के समकोण पर काम करता है, और दाब प्रवणता समदाब रेखाओं के समकोण पर काम करती हैं, जिसके कारण अगर दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनें उतनी ही अधिक विक्षेपित होंगी, उतनी ही तेज गति से आगे बढ़ेंगी। देखिए और इसी के बारे में जो थर्ड, इसके ये जो बल है कोरियोलिस बल, मैंने अभी बताया कि भूमध्य रेखा पर या विषुववृत्त पर कोरियोलिस बल बिल्कुल नहीं होता, अनुपस्थित रहता है, और ध्रुवों पर कोरियोलिस बल सर्वाधिक विद्यमान है, जिसके कारण हम अगर बात करते हैं भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर जो विंड्स हैं, जो पवने हैं, वे क्या है, वे कहाँ काम करते हैं, समदाब रेखाओं के समकोण पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है कोरियोलिस बल अनुपस्थित है, जिसके कारण यहाँ पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात उत्पन्न नहीं होते। तो ये था विंड्स के बारे में, पवनों की गति और दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। 3 कारक हैं, फर्स्ट दाब प्रवणता, सेकंड घर्षण बल, और थर्ड कोरियोलिस बल। जो है कोरियोलिस बल ये पहले भी आ चुका है। इन तीनों के कारण जो पवनें हैं वे अपनी गति और दिशा में परिवर्तन ला देती हैं। ओके स्टूडेंट्स, टुडे यू विल लर्न